Good morning, students. Welcome back to LearnNet. Students, we are going to wind up the chapter of ratio analysis today by having the last ratio, that is return on investment or capital employed. Right, beta? So it is under the profitability ratios we are calculating return on investment. Investment is also named as capital employed. Clear? Now, if we talk about return on investment ratio, it is the relationship between net profit before interest, टैक्स एंड डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। दो फैक्टर कौन कौन से लेने हैं इसमें हमने? एक तो नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट कैसे बेटे? बिफोर एनी इंटरेस्ट, एनी टैक्स एंड डिविडेंड। और साथ में किससे कंपेयर करना है हमें? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 करने के लिए मतलब हमें इसका एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा बच्चे? परसेंटेज में मिल जाएगा। क्लियर है? सो इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू फैक्टर्स, नेट प्रॉफिट बिफोर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। अगर मैं आपको कहूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है बच्चे, हमने पहले भी अंडरस्टैंडिंग की थी कि बैलेंस शीट जो है एज पर एक्ट 2013 वर्टिकल शेप में है, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहले आती हैं। उसमें 3 मेजर हेड्स आते हैं बेटे टोटल लायबिलिटीज के अंदर। शेयर होल्डर फंड आता है, उसमें नॉन करंट लायबिलिटी ऐड करते हैं, उसमें करंट लायबिलिटी ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है बेटे? टोटल लायबिलिटी। हमने लायबिलिटी अप्रोच से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो आपने शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को प्लस करना है, या फिर टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो भी हमारे पास क्या आएगा बच्चे? वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। सो दिस इज लायबिलिटी अप्रोच। लेकिन हम एसेट अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको लायबिलिटीज के आइटम दी हो क्वेश्चन में, हो सकता है हमें एसेट्स के आइटम्स दी हो। तो हमें कैसे निकालना कैपिटल एम्प्लॉयड? नॉन करंट एसेट जिसमें फिक्स एसेट्स वगैरह होते हैं, नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करें तो भी हमारे पास क्या आएगा बच्चे? वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या फिर हमने क्या किया? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो भी क्या रहेगा हमारे पास? ये दो चीजें रहेगी, दैट मीन्स इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहे लायबिलिटी अप्रोच से निकालनी हो चाहे एसेट अप्रोच से निकालनी हो, आपको आनी चाहिए। क्लियर है? Now these two factors will be put in the formula and we will get the return on investment और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्लियर? अब इसका अगर हम बात करें कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं कि मैनेजमेंट कितना जुडिशली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है। ठीक है? सो एज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही बिजनेस क्या आएगा? स्ट्रांग होगा, उतनी बिजनेस क्या होगा? एफिशिएंट होगा। सो दैट मीन्स ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस विल बी better interpreted when there will be more profitability of the business. Now we will discuss this formula with the help of one statement. अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे। What is given? Calculate return on investment. Given information क्या है बेटे? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 6 लाख दिया हुआ है, ठीक है? आफ्टर दिया हुआ है, ध्यान रखना, बिफोर नहीं। हमें फॉर्मूले में बिफोर लगाना है। 10% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के आगे जो 10% होता है वो क्या है? इंटरेस्ट है। डिवेंचर्स की वैल्यू 10 लाख है, तो 10% डिवेंचर्स 10 लाख के ऊपर मैं अगर करूं तो कितना इंटरेस्ट आ गया बच्चे? 1 लाख रुपया, है ना? 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हमें चाहिए होगा। ये टैक्स का रेट क्या है? 40%। कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख। तो एक तो चीज हमें डायरेक्टली गिवन ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है। तो पहले हम क्या करें? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर interest, tax and dividend divided by capital employed into 100। ये फॉर्मूला आ गया बच्चे। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 80 लाख दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। अब हमें मालूम है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इट इज 6 लाख। टैक्स कितना है? 40%। इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? 100।
टैक्स 40 कट गया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया बच्चे? 60% आ गया। टैक्स का 40% रेट अगर हम निकाल दें 100 में से, 100 क्या है? बिफोर नेट प्रॉफिट कितना है? 100 रुपया है, उसमें से 40% टैक्स निकाल दें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच जाएगा हमारे पास? 60 बच जाएगा। ठीक है, अब ये भी हमें आफ्टर है और हमें यहाँ पे दी हुई है 6 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख, ये भी आफ्टर है, ये भी आफ्टर। हम कर सकते हैं इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60%, देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इफ इट इज गिवन आफ्टर टैक्स 6 लाख तो बिफोर क्या आएगा? 100/60 इंटू 6 लाख। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है बच्चे? 10 लाख। ये हमने क्या निकाला है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। क्लियर है? आफ्टर दिया हुआ था, हमने इसको बिफोर कर लिया कैलकुलेट। कोई डाउट है बेटे इसमें आपको? क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव, अब हमें ये हमने निकाला है बेटे बिफोर टैक्स निकाला है, हमें इंटरेस्ट से पहले करना है। इसमें हम ऐड कर दें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हमने निकाला है वो 1 लाख रुपया ऊपर, मैंने आपको सिखाया ना। 10 लाख डिबेंचर से 10% इंटरेस्ट है तो ये कैलकुलेट करके 1 लाख आ गया। तो हमने इसमें 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया बच्चे? 11 लाख। अब 11 लाख क्या है? ये दूसरी आइटम आ गई, दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास फॉर्मूले में जो चाहिए हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स से पहले 10 लाख, इंटरेस्ट से पहले अब कितना आ गया? 11 लाख। इसका मतलब हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन होगी, ये भी है और ये भी है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें, कर सकते हैं यहीं पे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 11 लाख, डिविडेंड तो दिया ही नहीं हुआ हमें। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 80 लाख इंटू 100 तो करना है आपने। तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 ये कैंसिल होगी, एक 0 यहाँ चली जाती है तो इट इज 110 डिवाइडेड बाय 8। तो जब इसको आप करेंगे इट विल गिव यू रिजल्ट दैट इज 13.75%। ठीक है, 11 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100 जब सिंप्लीफाई करेंगे you will get the answer that is 13.75%. This is return on investment. Clear hai bache? So by this we have completed the whole chapter of ratio analysis. I hope you must understand all the various ratios which is there under the main 4 ratios. One by one we have tried to solve it and simplify it. सो आप करते जाइए बेटे, जहाँ जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सोल्यूशन भी मेरे से मांग सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।